तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस का ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है और सॉल्व करने में भी बहुत इजी है। इसमें गिवन है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर सच दैट दिस इज इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। साफ साफ लिमिट का क्वेश्चन है, हम लोग इसको एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि x टेंडिंग टू 0 है, इसको डिनोमिनेटर मानेंगे, इसको न्यूमरेटर मानेंगे क्योंकि ये ऊपर है, ये 1 से मल्टीप्लाई में है ये पूरी चीज़। तो हम लोग देख सकते हैं अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 है, तो 0 0 मिल के यहाँ अगर दोनों 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो ऊपर वाला टर्म 0 + 0 0 बनेगा, नीचे वाला भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म रहता है तो हम लोग को बेसिक एल ऑपिटल रूल पता है। एल ऑपिटल रूल क्या कहता है कि 0/0 फॉर्म है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा 3x² हम लोग को। ठीक है, ऊपर वाली को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम लग जाएगा। लेबनीज़ थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन वाली चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें तो उसमें एक नंबर मिलता है, और उसी चीज़ को इंटीग्रेट करें तो उसी का वापस वो नंबर मिल जाता है। मतलब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपस में अपोजिट टर्म्स होते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम क्या कहता है कि इसमें बस ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें। और ये भी कहता है कि जो भी वेरिएबल है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 कर दिया, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया पूरे टर्म का। ठीक है, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल में पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -x sin x आ जाएगा, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x होता है। और यहाँ पे x कांस्टेंट रखा, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल चेन रूल है। तो हमारे पास चीज़ें क्या बन गई, α/2 1 - x² प्लस बीटा cos x -x sin x। इसको हम लोग चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, बीटा cos x बीटा x sin x डिवाइडेड बाय 3x²। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को वापस से 0/0 फॉर्म बनेगा। यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 अभी भी है। अब यहाँ नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनेगा, ये फिक्स ही है। तो हम लोग इसको 0 पुट करके एक इक्वेशन इससे बना सकते हैं। चाहे तो हम बना के देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 0 पुट किया ऊपर तो ये तो 0 बन जाएगा, तो ये α/2 बन जाएगा, प्लस बीटा cos x से 0 पुट करेंगे तो प्लस b और -0 बनेगा। अब आपको पता है कि ये 0 क्यों होना चाहिए, मैं कहूँगा कि ये 0 होना चाहिए। क्यों 0 होगा, यहाँ पे ऊपर 0 पुट करने से पूरी टर्म 0 बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है। हम लोग को पता है अगर यहाँ पे अगर 0 ना बने, कुछ मान लो कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 कुछ भी है, डिवाइडेड बाय 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि ये लिमिट सॉल्व होकर कोई वैल्यू दे रही है, गिवन है क्वेश्चन में 2 वैल्यू दे रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू 2 आ रही है, तो ये तो अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड 2 होता नहीं है, तो इसको भी 0 बनना पड़ेगा ताकि ये 0/0 फॉर्म बने और फिर ये आगे सॉल्व हो। इसीलिए ये फिक्स होता है कि ऊपर वाला 0 बनना ही पड़ेगा। तो ये बनाने के लिए हमने 0 पुट किया, तो ये देख रहे थे α/2 प्लस बीटा आ रहा था। अब इसी वाली टर्म की वैल्यू, मतलब ये 0 रखने पर ये टर्म मिल रही है और ये पूरा 0 बनना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो ये पूरा वाली चीज़ 0 बनेगी ना। तो हमने 0 रखा और उससे 0 से एक इक्वेशन हम लोग को ये मिल गई। हम लोग को बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम लोग को अल्फा और बीटा के 2 इक्वेशन निकालने हैं, उससे सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब एक से हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं इस पूरी टर्म को और वापस से सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, तो हम आपको वैसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरीका ये भी है कि हम इसको ये जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, तो इसको पूरे को एल्जेब्रिक कर देते हैं और एक्स को कैंसिल कर देते हैं। चलिए वो वैसे कर देते हैं। तो एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पे 1 - x² कर दें और -1 पावर कर दें प्लस बीटा, और इसका हम लोग को पता है कि हम लोग लिमिट में ये पढ़ते हैं कि कोई भी मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब x टेंडिंग टू 0 होता है तो इसको लिखते हैं 1 - x²/2 -x4/4 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -βx, यहाँ पे x - x³ 3 ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3x²। ठीक है, और इसको हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 होता है, मतलब ये वाला टर्म टेंडिंग टू 0 होता है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट। तो 1 + x², हम ज़्यादा टर्म नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में x² है, तो हाइयर पावर जाएंगे तो मान लो x4/x² है तो वो x² बचेगा, तो वो x टेंडिंग टू 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हायर पावर में जाने का कोई मतलब नहीं, हमें x² तक ही रहते हैं। ठीक है, तो हम x² तक ही रहेंगे और यहाँ पे बच जाएगा -βx², और इससे इसको मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं, βx⁴ है, हम लोग को हायर पावर चाहिए नहीं, 3x² है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आगे वाली टर्म्स को पहले कांस्टेंट वाली टर्म को अलग कर देंगे, तो α+ बीटा आ जाएगा
प्लस एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपको अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा, माइनस बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, और यहाँ बराबर में आ जाएगा 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि ये वाली टर्म 0 होगी, हमने यहाँ से भी देख लिया है और ऐसे भी यहाँ से भी दिख रहा है कि x स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट टर्म रह जाता है तो इसका डिवाइडेड बाई इसमें मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको डिफाइंड होने के लिए इस टर्म को कांस्टेंट टर्म को 0 होना पड़ेगा। ये हम लोग को लिमिट्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लिमिट्स में पढ़ाया जाता है तो ये वाली टर्म 0 होगी। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये वाली टर्म खत्म हो गई। अब यहाँ से ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 3 है तो ये वाली टर्म डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। तो इसको आगे यहीं पे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा बाई 2 माइनस 3 बीटा बाई 2 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 3 था, 3 इंटू 2। अब तो ये नॉर्मल सॉल्व होगा तो इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा माइनस 3 बीटा जो होगा वो 12 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। अब हम लोग को ये से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, हम लोग अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे में। तो हम लोग को 5 बीटा की वैल्यू आ जाएगी -12, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2.4 आ जाएगी, ठीक है। 12/5, हाँ, तो -2.4। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 बीटा यानी कि 4.8 आ जाएगी, ठीक है। -2 बीटा तो 4.8 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग करेंगे तो 4.8 माइनस 2.4, तो 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2.4। ये एक इजी क्वेश्चन में ही हम लोग रखेंगे जेईई एडवांस के लेवल के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं था। नॉर्मल लिमिट्स में हम लोग ने एल ऑपिटल लगाया, लेबनीज लगाया, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बनाई। हम लोग को पता होगा था कि कांस्टेंट 0 होना चाहिए, x स्क्वायर कैंसिल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेंस से हल्का ऊपर कहेंगे, और एडवांस लेवल के हिसाब से ये ईजी क्वेश्चन आया था 2025 में, ठीक है। थैंक यू सो मच।